जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 27 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स और हमारे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब आज के कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। जो एससी एसटी कम्युनिटी में जो अत्याचार हो रहे हैं उससे रिलेटेड एक आर्टिकल हम लोग को बहुत अच्छा सा देखने को मिल रहा है। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है, जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल को लेकर। तो ये जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है बाल यौन शोषण सामग्री पर। और छठी क्वाड समिट हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं क्वाड के कितने मेंबर्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है क्वाड को। फिर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म से रिलेटेड एक टॉपिक आ रहा है। बहुत सालों से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है और इस पर लगातार जो है बात की जा रही है। इसमें तो स्पेशली मेन फोकस रखा जाता है हमेशा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की एंट्री होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। ये जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से जब आएगा एनवायरमेंट में। चलिए तो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं उन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है। तो गाइस जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें बात की जा रही है कि जो एससी एसटी कम्युनिटी जो है उनके अगेंस्ट काफी सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो रिसेंटली एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट सामने आती है, एससी एसटी एक्ट जो है 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम। सो इसने हाईलाइट किया है कि आज की डेट में हम लोग को केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली 2022 में काफी केसेस हम लोग को शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट देखने को मिले। रिपोर्ट के अंदर ये चीज सामने आई कि लगभग 99.7% सभी केसेस जो एट्रोसिटीज के थे, अत्याचार के थे, एससी के अगेंस्ट, और 98.91% केसेस जो थे वो एसटी के अगेंस्ट थे। और वो 13 राज्यों से आए जिसमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि एससी एसटी के अगेंस्ट जो है वो अत्याचार हुए हैं। और चिंता जो है वो यही हम लोग को देखने को मिल रही है कि कन्विक्शन रेट जो थे इस कानून के अंदर वो काफी कम है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब कि केस फाइल हुआ है अत्याचार का, बट उसमें सजा प्रूफ नहीं हो पाई या फिर दोष प्रूफ नहीं हो पाया। तो सोचिए आप, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर जो है वो, मतलब होता है ना कि कई बार कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ करता था ये एक टाइम पे। फिर 2019 के कानून के अंदर इसको बेलेबल जो है वो कर दिया गया था। पता है आपको, इसका एक अमेंडमेंट हुआ था 1989 का, 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। जिस अमेंडमेंट के थ्रू, जिस संशोधन के थ्रू जो है वो पहले तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ करते थे, फिर उसको बेलेबल कर दिया गया क्योंकि काफी सारे ऐसे रॉन्ग केसेस नजर आ रहे थे। तो अभी भी कन्विक्शन रेट काफी कम है। और इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि ये समुदाय की स्थिति और भी जो है वो खराब हो गई। किस चक्कर में? इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज के चक्कर में और जुडिशियल डेफिशिएंसी के चक्कर में, मतलब कि न्यायिक कमियों के चक्कर में। अब देखो केस की स्टैटिस्टिक्स समझो, फिर अपन गहराई में इस पर विचार करेंगे। 2022 में 51,600 कुछ केसेस हम लोग को देखने को मिले थे एट्रोसिटी का। एग्जैक्टली आपको ये केस नंबर याद नहीं रखना, आपको दिमाग में फोकस करना है कि भाई क्या चल रहा है हमारे देश में। तो एससी के अगेंस्ट हुए थे लगभग 9, साढ़े 9, 10,000 केसेस एसटी के अगेंस्ट रिपोर्ट किए गए। ये बस एक मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब देखो इन केसेस के अंदर हम लोग को 13 राज्यों में केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर एससी एससी के अगेंस्ट है वो सबसे ज्यादा केसेस नजर आए और एसटी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा केसेस हम लोग को देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर सबसे टॉप में। तो वो सब याद रखने की जरूरत है। अब देखो शेड्यूल कास्ट रिलेटेड केसेस में चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है 60% केसेस में, मतलब 40% केसेस में चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई। 14% केसेस में फाइनल रिपोर्ट जो है में कंक्लूड ये किया गया कि फॉल्स क्लेम किया गया या एविडेंस की कमी है, कि जानबूझकर जो है वो किसी को फंसाया गया है। राइट। सिमिलरली एसटी रिलेटेड केस में भी यही सेम चीज नजर आती है। 63.32% जो है वो चार्जशीट हम लोग को देखने को मिली कि फाइल हुई, डायरी पेश हुई कोर्ट के सामने, और 14.71% केसेस जो है वो क्लोज हो गए क्योंकि सही एविडेंस ही नहीं थे। अब 2022 के एंड में लगभग 17,000 शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड केसेस और लगभग 3,000 एसटी से रिलेटेड केसेस जो है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन में चली रहे हैं।
मतलब अभी तक उसकी चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है। कन्विक्शन रेट की बात करें तो कन्विक्शन रेट काफी कम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि फॉल्स कंप्लेन जो है वो हो रही हैं, कई बार प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जुडिशियल प्रोसेस की कमियां जो है वो हाईलाइट जो है वो की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। अब 498 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ मात्र 194 डिस्ट्रिक्ट जो है 14 स्टेट्स के अंदर उन्होंने स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किए हैं इस प्रकार के केसेस को हैंडल करने के लिए। काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा रहा है एट्रोसिटी प्रोन एरियाज को, कि कहां पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इवन एविडेंसेस भी हम लोग को वायलेंस के देखने को मिले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एससी रिलेटेड केसेस में। फिर एससी एसटी प्रोटेक्शन सेल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं काफी सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु, एनसीडी दिल्ली, राइट, कि जिससे कि ये कानून को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अब क्या कारण हम लोग को एससी और एसटी के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहे हैं उसके पीछे देखने को मिल रहा है? पहली चीज तो कास्ट प्रेजुडाइज, आज भी हम लोग को जातिगत पूर्वाग्रह जो है वो देखने को मिलता है। लोग आज की डेट में भी करते हैं ना कि भाई कौन, मुझे तो सबसे खराब चीज ये लगती है कि जब कोई इंसान जो है वो सरनेम पूछता है, तो मुझे वो चीज सबसे थोड़ी सी ऑड लगती है। कई केसेस में जो है वो जैसे मैं भी खुद काफी सारी जगहों पर बैठता हूँ, तो जैसे कोई नाम पूछता है तो अपन जनरली नाम बता देते हैं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह में भी। तो आजकल वो एक प्रचलन चल गया है कि मतलब पूरा नाम क्या लिखते हो आप, फिर उस प्रकार से लोग फिर जज करने लगता है। तो वो बड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है काफी ज्यादा। और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बैठते हैं तो उनको भी ऑकवर्ड लगता है कि यार ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है। और मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे आम सर्कल में, मैं ब्यूरोक्रेसी के सर्कल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज्यादातर मीटिंग्स वगैरह जो होती है बैठक, उसमें मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ ही जो है वो अक्सर बैठता हूँ, जैसे एसपी हुए, डीएसपी हुए, राइट। कई बार कुछ एसडीएम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कई बार मेरे फ्रेंड्स हैं उसी फील्ड में। तो कई बार ऐसे कुछ अननोन लोग से मैं मिलता हूँ जो अच्छी पोजीशन पर है, जैसे आर्मी में है, कहीं पर है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लास्ट नेम जो है वो क्यों उस पर स्ट्रेस आज की डेट में ज्यादा देता है। और ये बढ़ गया है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों बढ़ चुका है ये। अब व्हाई तो पता है मुझे, उसका रीजन आपको भी जो है वो पता है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फिर से ये लहर जो है वो हो गई है अननेसेसरली। ठीक है, अब लैंड डिस्प्यूट्स और एलियनेशन के मामले भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। पहले पास्ट में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता था कि लैंड ओनरशिप जो है वो दी नहीं जाती थी, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, एससी एसटी कम्युनिटीज, उनको नहीं दिया जाता था, मतलब कि जमीन जो है वो उनको नहीं दी जाती थी, बेची नहीं जाती थी, राइट। आज भी हो रहा है यार, मैं आजकल देख रहा हूँ फ्रेंडशिप भी जो हो रही है ना, वो कास्ट के आधार पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रही है, कि अच्छा आप ब्राह्मण हो, अच्छा आप क्षत्रिय हो, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज समझ में नहीं आती है मुझे। ठीक है, अच्छा आप बिहार से हो, जैसे मुझे अक्सर बोलते हैं, अच्छा आप बिहार से हो, अच्छा दरभंगा, ठीक है, अब क्या बोले अब यार, अच्छा पंडित हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हाईलाइट करना है इस चीज को। भाई हम मिले हैं किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी पर्पस के लिए। इंसान को जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से जो है वो आप देखो ना कि भाई उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, आप उसको सरनेम से जो है वो क्यों जज करने लगते हो। तो आई डोंट नो भाई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर लोग फिर वो सब बातें जो है वो करने लगते हैं कि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं भाई, एजुकेशन है। आप मुझे खुद बताओ, जब आप एक अधिकारी बनोगे, आगे चल के एक एसडीएम, डीएसपी, एसपी बनोगे, आपके पास कोई कंप्लेन आएगी, सबसे पहले क्या उसका आप सरनेम देखोगे क्या? नहीं ना। या सबसे पहले आप उसका पूरा नाम पूछोगे या उस पर स्ट्रेस दोगे क्या कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है? आपका तो काम यही होगा ना कि भाई उसके साथ अगर अत्याचार हुआ है तो उसको न्याय मिले, वो भले ही किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 14, किसी बेसिस पर भेदभाव नहीं करना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, पढ़ा है ना आपने जीएस पॉलिटी के अंदर, पेपर 2 के अंदर। ये रटा होना चाहिए ये सब चीजें आपको, कि भाई आपको ये सब चीजें सिखाई इसलिए जा रही है क्योंकि स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, कभी भी भेदभाव नहीं करता है। आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है। कभी भी उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई वो अगर आपके पास आया है तो आप उसको उसके रिलीजन या उसके कास्ट के आधार पर जज कर रहे हो, क्योंकि वो चीज सबसे बेकार होती है एक पर्सन के उसमें, कि उसके टैलेंट को फिर दबा दिया जाता है। वो अच्छी बात भी करता है, जैसे कई बार कई केसेस मैंने पर्सनली देखा है यार, कि जैसे कि मैं जब बात करता हूँ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, उनसे भी नाम वगैरह पूछा जाता है तो उनको अचानक से इग्नोर किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों चीज होती है। कई बार नाम नाम पूछने से पहले, सरनेम पूछने से पहले अच्छी बातें हो रही हैं, फिर जैसे ही सरनेम जो है बताया गया उसके बाद से बातें डल हो गई। तो ये कौन सी बात हुई भाई? आपने भी क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कभी अपनी लाइफ में, या देखा है कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इन सब चीजों को
बंद करने के लिए आप क्या कदम उठाओगे ये भी बताओ मुझे, क्योंकि आप अपने आप को देखो, आप ये एक मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूँ कि आप एक अधिकारी हो और आपके पास यानी कि इंटरव्यू का जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन दिया मैंने, आप एक अधिकारी हो और क्या आप जो है वो इस प्रकार की सिचुएशन देख रहे हो और आप क्या देख क्या रहे हो, आप हो ही रही है इस प्रकार की सिचुएशन, तो आप इस प्रकार की सिचुएशन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाओगे, क्या पॉलिसीज रिकमेंड करोगे, क्या इनिशिएटिव्स लेकर आओगे, क्या कैंपेनिंग लेकर आओगे, बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके अलावा हिस्टोरिकली लैंड ओनरशिप जो है वो नहीं दी जाती थी इन सब कम्युनिटीज को, वो भी हम देख चुके हैं। कई बार इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, राइट? तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती एससी एसटी कम्युनिटी के पास, इसलिए तो ये सब रिजर्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट यस, आज की डेट में रिजर्वेशन इकोनॉमिक के आधार पर होनी चाहिए, इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यही हो रही है कि जिनको एक्चुअली में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सोशल और पॉलिटिकल इम्बैलेंस आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। डोमिनेंट कास्ट जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनके पास जो है वो बहुत शक्तियाँ होती हैं, बहुत पावर होती हैं। फिर वो अपनी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करते हैं, भेदभाव जो है वो करते हैं, बिना किसी डर के, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के। फिर डिस्पाइट हम लोग को जो है वो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन होने के बावजूद भी, यानी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक चीज़ है, फिर भी सही तरीके से इसको लागू नहीं किया जाता। कई बार पुलिस और ब्यूरोक्रेसी भी बायस करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं खुद ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठा हूँ और बैठता हूँ रेगुलर बेसिस पर, तो ये चीज़ अक्सर जो है वो आती है कि और पंडित जी कैसे हो? भाई ये क्या हुआ? मतलब ये चीज़ गलत है ना भाई, कि जैसे ही बताया अच्छा आप वहाँ के हो, अच्छा अरे आप तो फिर अपने वाले हो। अरे ये कौन-सी बात हुई अपने वाले पराये वाले? भाई अगर आप कानून सामने वाला कानून तोड़ रहा है, तो उसको उस हिसाब से जज करो ना यार। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई, आज की डेट में बहुत होता है। ये चीज़ मैंने पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस करी है। अब एससी-एसटी एक्ट 1989 का क्या कहता है, ये चीज़ आप समझिए। तो देखो ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। मुझे क्या बता सकते हो आप आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 15 और 17 में? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो इसी आर्टिकल के आधार पर हम लोग को देखने को मिला कि एससी-एसटी का ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो है वो लाया गया, लागू किया गया। फिर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें किसी प्रकार से एससी-एसटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, ना हरासमेंट होना चाहिए, ना भेदभाव होना चाहिए, राइट? कि उनके मतलब किसी भी तरीके से, और उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी आईपीसी के तहत। और ये कहा गया कि स्पेशल कोर्ट्स है वो एस्टैब्लिश करना है जिससे कि एससी-एसटी के प्रोटेक्शन सेल्स तैयार करो आप और जल्दी से जल्दी कार्रवाई जो है वो उसमें हो सके, राइट? और उसको सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो हेड करेंगे। 2015 और 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, जो 2019 का मैं बोल रहा था वो 2019 में लागू हुआ था, 2018 का अमेंडमेंट। इसमें और भी स्कोप जो है वो ऑफेंस का बढ़ा दिया गया और देखो ये रिमूव कर दिया बैरियर्स अरेस्ट के, क्योंकि पहले क्या होता था किसी ने भी एससी-एसटी किसी की कोई भी एससी-एसटी कम्युनिटी वाला व्यक्ति अगर कंप्लेन कर देता था पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज करा दी उसने एससी-एसटी कानून के तहत, तो तुरंत जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है उसको तुरंत बंद कर दिया जाता था और बेल नहीं मिलती थी। तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो अब थोड़ा-सा अरेस्ट पर जो है वो बैरियर को रिमूव जो है वो कर दिया गया है। तो अभी हमें आज की डेट में लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने की सख्त आवश्यकता है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना है कि केसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइल हों। एजुकेट करना है, अवेयर करना है, राइट? आइडेंटिफाई करना है, इंटरवीन करना है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर ज़्यादा अत्याचार के केसेस हम लोग को नज़र आते हैं। एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करो, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, राइट? तो ये सब रिकमेंडेशंस कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल से रिलेटेड। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है, वॉचिंग या पोजेसिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन्वॉल्विंग माइनर इज इलीगल। मतलब कोई व्यक्ति अगर देख भी रहा है इस चीज को, जैसे पॉर्न वीडियोस वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि कोई अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता देखता है और वो अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि देखो ये सब तो आपको पता है कि आप भी उस मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं, आने वाले समय में आप अधिकारी बनेंगे तो आपको हर एक चीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट? और मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है वो करता हूँ। जो लोग सोचते हैं ना कि हमने अपने फोन पे इनकॉग्निटो मोड जो है वो ऑन कर लिया या फिर वीपीएन जो है वो चालू कर लिया और उसके बाद फिर हम ये सब वेबसाइट पे जाकर जो है वो पॉन वेबसाइट पे जाकर जो है वो देखेंगे तो बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बॉस। आपका आईपी एड्रेस हमेशा ट्रेस हो जाएगा। जिस दिन सरकार चाहेगी सरकार के पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन क्या क्या चीजें देख रहा है। सरकार के पास होते हैं डेटा।
आप जैसे कुछ इलीगल वेबसाइट पे जब जाते हो ना, तो तुरंत जो है वो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको अलर्ट जो है वो पहुंचता है। तो जो भी अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि ये सब चीजें गलत होती हैं, क्योंकि यही सब चीजों के कारण रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, पता है आपको? रेप के सबसे ज्यादा केसेस बढ़ने के पीछे भी ये सब कारण है, पोर्नोग्राफी। लोग इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग, आप मैं मुझे पता है कि आप लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तैयारी कर रहे हो, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत प्योर है, बहुत क्लियर है समाज को लेकर। बट समाज में मैं बता रहा हूं आपको, 99%, 95 to 99% ऐसे लोग हैं, दे आर राइट नाउ दे आर इन्वॉल्व इन पोर्नोग्राफी। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे पहली चीज टाइम वेस्ट होता है। दूसरा चीज, जो आज की रेट में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना लोगों को काफी सारी, राइट, ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम, राइट, और या फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम्स जो लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी। यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उन लोग की खराब हो गई बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी। तो इन सब चीजों से दूर रहना है भाई, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं वो टाइम वेस्ट तो करती ही करती हैं, इवन माइंड भी खराब करती हैं। इंसान के देखने का नजरिया फिर खराब होने लगता है। आप देखिए ना आज की डेट में भाई, अलग अलग प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रोल प्लेस जो है वो होते हैं, आरपीस जिसको जो है वो कहा जाता है, अलग अलग टाइप के। तो बॉस, उन सब चीजों में पड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया है, देखो क्लियरली लिखा है यहां पर, ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह रही है कि देखना या अपने पास रखना, पोजेसिंग मतलब आपके पास अगर कोई है सीडी डीवीडी आपके पास सेव्ड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस फोटोज, तो सख्त कार्रवाई होगी पॉस्को कानून के तहत, राइट। और इससे पहले जो हम लोग को देखने को मिला था कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट की जो रूलिंग थी उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है, अवैध बोला है। और जजमेंट जो है इसमें यह कहा गया है कि कानून के अंदर चेंजेस जो है वो लाए जाए। टर्म जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल कर दिया जाए। कुछ भी, सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं है, अगर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, जो एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल है, चाहे वो देखने वाला हो या जो भी, तो वो नहीं, मतलब वो अपने पास रखना नहीं है। और वैसे तो आप देखना तक नहीं, देखना ही नहीं चाहिए, बेकार चीजें ये सब, दिमाग खराब करती हैं इंसान का। कोर्ट ने यही कहा यूनियन गवर्नमेंट को कि भाई आप प्रमोट करो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को इंडिया के अंदर इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए। फिर रीडिफाइन करो टर्मिनोलॉजी को, जो टर्म है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, राइट, इस ये मिस रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो है वो देखा जाता है। ये कनोट करता है कि कंसेंशुअल अडल्ट कंडक्ट, कि एक अडल्ट व्यक्ति जो है वो मतलब जानबूझकर अपनी इच्छा से जो है वो देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि भाई अब आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नाम छोड़कर CSEAM रख दो, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, जिससे कि क्राइम का नेचर भी जो है वो और एक्सपेंड किया जा सके। सेक्शन 15 जो है वो पॉस्को कानून का जो है उसको एक्सपेंड करने की बात की गई। अब इसमें यह कहा गया है, फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट CSEAM कैन रिजल्ट इन पनिशमेंट। मतलब आप बिना रिपोर्ट किए अगर अपने पास रख रहे हो, बिना जब पूछताछ जो है वो की गई और उसमें जो है मिल गया सामग्री, तो सख्त कार्रवाई होगी। अब अगर आप ऐसे कुछ सामान को अपने पास जो है वो रख रहे हो, जो चाइल्ड, जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है या एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल जो आपके पास है, तो मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास, और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको ट्रांसफर करोगे या डिस्प्ले करोगे, एक्सेप्ट फॉर रिपोर्टिंग, इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज आ रही है तो रिपोर्ट कर, रिपोर्ट मतलब इसमें रिपोर्ट का मतलब पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना है। आपको पता होगा कि फेसबुक के अंदर या यूट्यूब के अंदर या कोई भी, इवन आपके व्हाट्सएप पे भी अगर आपको कोई फालतू मैसेज भेजता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। यस, तो जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो उनकी मैनुअल टीम के पास जो है वो पूरी मैसेजेस जो है वो जाते हैं, वो फिर चेक करते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपके पास कोई फ्रॉड व्यक्ति आ रहा है या आपको कोई अननेसेसरली परेशान कर रहा है, तो रिपोर्ट एंड ब्लॉक, और उसमें कई बार ऑप्शन भी आता है कि भाई आपको क्या रिपोर्ट करना है, तो आप उसमें डालो कि ये व्यक्ति जो है वो हमें इस प्रकार के वीडियोस भेज रहा है या फोटोज भेज रहा है, एक्सवाई जो भी है। इस प्रकार के मटेरियल को अगर आप स्टोर कर रहे हो प्रॉफिट के पर्पस के लिए, तो सख्त कार्रवाई होगी, पेनाल्टीज लगेंगी, पनिशमेंट होगी। जो भी अपराध सेक्शन 15 के अंदर आते हैं उनको क्लासिफाई किया गया एज अ इनकोएट के तौर पर। ये इनकोएट जो है वो क्या है, अपूर्ण। इसका मतलब ये है कि प्रिपरेटरी एक्शन टुवर्ड्स कमिटिंग फर्दर क्राइम, कि
आपने ये सब चीजें रखी हुई हैं क्योंकि आप और भी आगे चल के बड़े क्राइम कर सकते हो, जो भी अपराधी जिसके पास ये मिलेगा। फिर यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि पोजीशन की डेफिनेशन भी एक्सपैंड करो आप। इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन को रखना है आपको, मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो भले ही फिजिकली उसके पास मटेरियल ना हो, बट ऑनलाइन हो, क्लाउड में हो, कुछ भी हो सकता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन देखना बिना उसको डाउनलोड किए भी पोजीशन ही माना जाएगा कि आपने देखा है उसको अपने फोन में। आप ब्राउजर हिस्ट्री जो डिलीट करते हो सोचते हो कि किसी को पता नहीं लगेगा। यस, आपके घर पे शायद किसी को पता ना लगे, बट अथॉरिटीज को सब पता है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, परिचित हैं, जो भी पॉर्न वगैरह रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं, उनको मना करो कि भाई जिस दिन पकड़ाओगे ना, ये वीपीएन वीपीएन कुछ काम में नहीं आएगा। सोचते हो कि वीपीएन डाउनलोड कर लिया और फिर कर ले तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। बेवकूफ नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि आप खुद तैयारी कर रहे हो इंटेलिजेंस एजेंसी में जाने की। आप भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप आईपीएस वगैरह बन जाओगे, और बनोगे ही, जिनका है ऑब्जेक्टिव आईपीएस बनने का, तो हो सकता है कि आप उसके बाद इंटेलिजेंस में जो है वो चले जाओ। नेक्स्ट, एजुकेशन पे भी सुधार लेकर आओ। कोर्ट ने ये भी कहा है सरकार को कि भाई सरकार जो है वो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करें, जिससे कि हार्मफुल सेक्स बिहेवियर जो है, सेक्सुअल बिहेवियर, वो रोका जा सके। एजुकेशन के अंदर कंसेंट इंक्लूड होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा गया है कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार कराओ विक्टिम्स के लिए। इसके अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाए, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये सजेस्ट की गई है बिहेवियर इशू को जो है वो एड्रेस करने के लिए। इंडिया पता है दुनिया भर में लीड करती है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेज के मामले में, जो इमेजेस आती है ना उसके मामले में। और ये बाकायदा रिपोर्ट जो है वो की है, तैयार करी है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेटिव चिल्ड्रन के द्वारा। और एनसीआरबी जो है हमारी, इसने ये चीज बताया कि आज की डेट में हम लोग को काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि ऐसे कुछ वीडियोस हैं, फोटोज हैं, जिसमें बच्चों को फीचर जो है वो किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। कोर्ट ने रिकमेंड किया है पॉस्को एक्ट जो है और उसको अमेंड करो, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो शब्द है उसको सीएसईएम से रिप्लेस करो। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जो है बात की गई है सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। सेक्शन 43 44 पॉस्को एक्ट का ये कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करें इस कानून से रिलेटेड। और कोर्ट ने हाईलाइट ये भी किया है कि भाई सोसाइटी जो है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बच्चों को प्रोटेक्ट करने की, और विक्टिम्स जो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के, उनको जो है वो न्याय मिल सके। करते ना लोग कई बार फोटो मॉर्फोग्राफी जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, जिसमें जो है वो क्या किया जाता है, फेस चेंज कर दिया जाता है किसी व्यक्ति का और कहीं पे लगा दिया जाता है और उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में है यार। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है बिल्कुल अथॉरिटी के पास जाइए, आप तुरंत डायल 100 कॉल करिए, कंप्लेन करिए 1090 पे। तो ये सब हेल्पलाइन आपके लिए है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि आप कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी। तो ये था ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक कॉर्ड सबमिट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। छठा कॉर्ड सबमिट हम लोग को नजर आ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। कॉर्ड के अंदर हम लोग को 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं टोटल, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है। इसकी छठी मीटिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। कॉर्ड जो है देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो पीसफुल रहे। अब देखो मैं इनका क्लियर ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ये लिखते नहीं है कभी भी अपने उसमें, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इनको चाइना को काउंटर करना है। ये चारों जो है वो चाइना के दुश्मन है। ये चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए और कुछ नहीं है। क्योंकि चाइना जो है वो ऑब्वियसली बात है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना अपना इन्फ्लुएंस है वो करता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो उसको रोकना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। बट लिखते हैं कि भाई इनको शांति चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और किसी प्रकार से जैसे होता है ना कि समुद्री लुटेरे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पायरेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो उनका मूवमेंट यहाँ पर ना हो, स्मगलिंग यहाँ पर ना हो। राइट, जितने भी वेसल्स जा रहे हैं, जितने भी शिप्स वगैरह जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल्स एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर की जाए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट, तो यही सब चीजें पर इन लोग मेनली जो है फोकस करते हैं काउंटर टेररिज्म पर। अब इनका हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस समिट में इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, जैसे हेल्थ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म। तो हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने बोला कि हम क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च करेंगे। राइट, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो ये सिक्योरिटी को लेकर।
फिर पेंडेमिक को लेकर प्रिपरेशन करने की बात की जा रही है, वो सप्लाई चेन को बरकरार रखा जाए, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है उस समय भी, यानी कभी कोई महामारी आती है तो सप्लाई चेन हैम्पर ना हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि 84.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लगाएगी, जिससे कि डिजीज को प्रिवेंट जो है वो किया जा सके इंडो 14 इंडो पैसिफिक कंट्रीज के अंदर। फिर कैंसर मून शॉट, कॉर्ड ने इंट्रोड्यूस किया एक इनिशिएटिव जो कि टारगेट कर रहा है सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट को। ठीक है, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैत्री इन्होंने बोला मेन ऑब्जेक्टिव मैत्री का यही है कि समुद्री क्षेत्र में जो है वो सिक्योरिटी बरकरार रहे। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है समुद्री क्षेत्र में तो उसको तुरंत मॉनिटर करो। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क भी हम लोग को देखने को मिला है, कभी भी कोई डिजास्टर वगैरह आता है तो एयरलिफ्ट कैपेसिटी और लॉजिस्टिक्स ये प्रोवाइड कराएंगी चार कंट्रीज मिलके। कोस्ट गार्ड कॉपरेशन मिशन जो है वो 2025 के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्लानिंग की जा रही है, जिसमें इंटरो ऑपरेबिलिटी और कॉपरेशन हम लोग को कॉर्ड कंट्रीज के कोस्ट गार्ड में देखने को मिलेगा, यानी कि चारों कंट्रीज की जो कोस्ट गार्ड जो है, जैसे हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएसए के, जापान के, ये साथ में मिलकर जो है वो ऑपरेशन जो है वो करेंगे। फिर स्पेस को लेकर इन्होंने बातचीत करी, इन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करी। कॉर्ड जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको मजबूत बनाएगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के दौरान, राइट। और एक इनिशिएटिव हम लोग को इंडिया का स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर मॉरिशियस देखने को मिल रहा है, जो कि क्लाइमेट इंपैक्ट की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार करेगा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, क्वाड कंट्रीज ने ये कहा है कि वो एक्सपर्टीजम अपनी शेयर करेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है स्पेस सेक्टर के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए, राइट। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम करेगा। स्पेस ट्रैफिक बोले तो यानी कि स्पेस में बहुत सारी हम लोग को सैटेलाइट्स वगैरह देखने को मिलती है ना, जो आपस में टकराए ना, तो उसका पूरा मैनेजमेंट को देखना, ये लिखा है ना, प्रिवेंटिंग कोलिजन इन आउटर स्पेस। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने जो है वो चर्चा करी। इन्होंने बोला कि हम प्रिंसिपल्स जो है वो लेकर आएंगे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, इंक्लूसिविटी से रिलेटेड होगा। देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सब सब लोग डिजिटली जो है वो सशक्त बने, एम्पावर हो, सभी लोग को डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है। इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि सब लोग को शामिल करना है, समावेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर इन्होंने फोकस किया। कॉड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप ये डिजाइन की गई है सपोर्ट करने के लिए कि भाई हम अपने जो बंदरगाह है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसको बेटर बनाएंगे, राइट। ठीक है। अंडर सी केबल्स वो डिजिटल के लिए ऑस्ट्रेलिया की केबल कनेक्टिविटी, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर लक्षद्वीप तक हम लोग को अंडर सी केबल जो है वो देखने को मिलती है डिजिटल, उसके लिए ब्रॉडबैंड के लिए, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ऐसी ये केबल अंडर सी केबल जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, उस पर ये बहुत पैसा लगा रहे हैं, 140 मिलियन यूएस डॉलर। अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज तक जो है वो पहुंचाई जाएगी 2025 तक। फिर इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो को मजबूत जो है बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को बेटर बनाना है, मैनेजमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आज की डेट में क्रिटिकल और उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, आरएएन जिसको हम लोग बोलते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। कॉर्ड जो है इसने ओपन आरएएन डिप्लॉयमेंट की बात करी है कि पलाऊ में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम को सिक्योर बनाना है, कि हमारी सिक्योरिटी जो है आपस में जब बात करें तो उनकी जो बातचीत है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक ना हो, लीक ना हो। एआई एंगेज इनिशिएटिव फोकस किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा एग्रीकल्चर के एरिया में, रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा कि हम बेहतर तरीके से बीमारियों को डायग्नोस कर सकें। क्रॉप्स को रेजिलियंट कैसे बनाएं, उसमें एआई हेल्प करेगी। क्रॉप को रेजिलियंट बनाने का मतलब क्रॉप को क्लाइमेट चेंज का रेजिलियंट बनाने की, जितने भी फसल वगैरह जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण खराब ना हो। ठीक है। फिर एआई का इस्तेमाल करना है डिजीज डायग्नोसिस के लिए, क्रॉप रेजिलियंस के लिए, क्लीन एनर्जी सोल्यूशन के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सेमीकंडक्टर पर ये मिलकर कोलैबोरेट करेंगे कि आने वाला समय पूरा डिजिटल का होने वाला है और ये भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो ये चिप के बिना चलती नहीं है, चिप की जरूरत है, सेमीकंडक्टर चिप की। और उस पे इंडिया की भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और इंडिया को तो हब बनना है सेमीकंडक्टर चिप के मामले में। क्वांटम टेक्नोलॉजी में मिलकर ये काम करेंगे सभी कंट्रीज। काउंटर टेररिज्म की इन्होंने जो है वो बात करी, क्वाड कंट्री से ये एस्टैब्लिश हुआ था एक काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप 2023 में,
ये मेनली फोकस यही करता है कि भाई किसी प्रकार का टेररिज्म इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, राइट। इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, राइट। साइबर सिक्योरिटी पर इन्होंने जो है वो चर्चा करी, डिजिटल कनेक्टिविटी पर चर्चा करी, ये टेलीकम्युनिकेशन केबल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अंडर सी वाली, राइट। बस, तो ये सब टॉपिक है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस यूनाइटेड नेशन की बात करें तो बहुत समय से इसमें सुधार को लेकर डिमांड की जा रही है, तो इसी को लेकर एक आर्टिकल आ गया है। अक्सर ये आर्टिकल 2-3 महीने में एक बार देखने को मिल ही जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस कब स्टैब्लिश हुई थी? 1945 में। उसमें उस समय मात्र 51 मेंबर्स थे और आज की डेट में तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 193 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी आज की डेट में पूरे दुनिया भर की जो रियलिटी चल रही है उस अकॉर्डिंग अब डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। अब देखो यार, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था ना, तो उसके बाद ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको जो क्रिएट किया है, तो उस समय सिचुएशन अलग थी। आज की डेट में नए नए प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं। कोल्ड वॉर के समय पर हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि पहले जो सिनेरियो था वर्ल्ड वॉर का, उसके बाद कोल्ड वॉर आया। कोल्ड वॉर के बाद आज की डेट में देखिए रीजनल वॉर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहले जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो उस समय उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थी, नई नई कंट्री थी, इन्फेंट कंट्री थी, राइट। 1947 में तो इंडिया का बर्थ होता है, तो इन्फेंट कंट्री थी। बट आज की डेट में इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। काफी सारी और भी ऐसी कंट्रीज जो है वो उभर कर आई हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। P5 नेशंस के अलावा भी इसमें और भी काफी सारी कंट्रीज को जो है वो जोड़ना चाहिए, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका इन्फ्लुएंस आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर बढ़ता जा रहा है। यस। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पावर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। पहले जो है वो लड़ाई यूएसए और यूएसएसआर में मेन हम लोग को देखने को मिली थी कोल्ड वॉर के समय पर। फिर पोस्ट कोल्ड वॉर अब लड़ाई चाइना और यूएसए के बीच में बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। यस। इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में भी डिस्टर्बेंस है। रशिया यूक्रेन के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लगातार, राइट। तालिबान का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसे नया नए कितने सारे इशूज हैं जो रेगुलर बेसिस पर जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो इन सब इश्यूज को खत्म करने के लिए और भी पार्टनर्स जो है वो ऐड करने की आवश्यकता है मेन मेन स्ट्रीम में, राइट। तो ये चीजें हैं। अब देखो, यूनाइटेड नेशन की समिट जो है 2024 को लेकर मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई सुधार करो, इसमें मजबूत बनाओ इसके इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम को, फोकस करो सस्टेनेबल फ्यूचर को सिक्योर करने के ऊपर। इससे पहले यूनाइटेड नेशन ने प्रयास लिया था, जैसे कि 2022 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस में, हाई सी ट्रीटी में, यूएनसीएलओएस जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। थीम जो है हम लोग को देखने को मिली थी ये मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस की थी, कि फॉर बेटर टुमारो, मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो, कि अच्छे कल के लिए, बेहतर कल के लिए हम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से प्रयास करें, समाधान लेकर आए। फोकस आज की डेट में यही है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने पर हम लोग को एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है, तेजी लाने की आवश्यकता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को, उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। कमिटमेंट जो है ये हमें करना है कि भाई फॉसिल फ्यूल से अब हम लोग को जो है वो सस्टेनेबल और पीसफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, मतलब इंश्योर करना है सस्टेनेबल और पीसफुल फ्यूचर की तरफ, और फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्जन करना है। इंकरेज करना है गवर्नमेंट को कि आप युवाओं को जो है वो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो, राइट। पार्टनरशिप करें सिविल सोसाइटी के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ। प्रमोट करो कि इक्विटेबल एक्सेस जो है वो मिल सके टेक्नोलॉजी का सभी को। इंश्योर करो कि बेनिफिट जो है वो पूरे दुनिया भर में सभी के साथ जो है वो शेयर किया जा सके। पहला यूनिवर्सल एग्रीमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस को लेकर लाओ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ह्यूमंस को ओवरटेक कर सकता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए उस पर एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का शासन जो है वो होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल जो है वो एआई से रिलेटेड होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंडर। आज की डेट में डिसीजन मेकर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वो विचार करें फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट के लिए, राइट। फोकस करो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के कमिटमेंट को जो है वो शामिल करो, कि भाई लोग कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस ना करें किसी भी तरीके से। न्यूक्लियर का इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए ही किया जाए और किसी दूसरे पर्पस के लिए ना किया जाए, या किया भी जा रहा है तो पीसफुल पर्पस के लिए किया जाए बस, ठीक है। प्रिवेंट करो कि भाई लोग आज की डेट में आउटर स्पेस पे जो आर्म रेस कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो। आउटर स्पेस की आर्म रेस का मतलब जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स वगैरह जो बनाई जा रही हैं, राइट, तो ऐसी चीजें पर भी लोग काम ना करें। इंडिया का स्टैंड जो है वो समिट को लेकर क्या है, तो हमें मेन चीज, हमारा हमेशा से स्टैंड से एक ही चीज पर आई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें
परमानेंट मेंबरशिप चाहिए और अफ्रीकन कंट्रीज को भी इसमें शामिल करूं। हमें बोलना है कि हमें भैया हम ये बोलते हैं, तो ये चीज जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि साइबर का इशू है, मैरीटाइम क्षेत्र का इशू है, स्पेस का इशू है, तो इन सब इश्यूज को आप बिल्कुल अपने फ्रेमवर्क में शामिल करो जो आपने अभी तक किया नहीं है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो पैक्ट है, एग्रीमेंट हम लोग को फ्यूचर के लिए देखने को मिल रहा है, तो उसको हमने सपोर्ट किया है, स्पेशली एआई गवर्नेंस की फील्ड में और डिजिटल कॉपरेशन की फील्ड में। तो क्यों आवश्यकता है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करने की? तो यार देखो, जिस समय से जैसा बना है वो वैसा का वैसा आज की डेट में भी है। वहां पर परमानेंट मेंबर्स बहुत कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, और भी जो नई कंट्री उभर कर आई है जैसे कि इंडिया, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया गया है। फिर टेक्नोलॉजिकल और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट तो देखने को मिला ही, आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया, जैसे कि पहले लड़ाई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी, अब अलग अलग जगह पर हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रिफॉर्म्स हमें करना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स को जो है वो बढ़ाना है, और भी नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनको इंक्रीज करना है। क्या मुझे बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर कौन से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मैंने आपको बता दिया, 5 परमानेंट सीट्स हैं, प्लस नॉन परमानेंट सीट्स कितनी है टोटल, नीचे कमेंट बॉक्स पे ये भी लिखकर बताओ। ठीक है। हम लोग को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब में भी सुधार करने की आवश्यकता है। पीस और सिक्योरिटी पर सुधार करने की आवश्यकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी चैलेंज सबसे ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब जब हम सुधार कर लेंगे तो इसमें फायदा यही होगा कि और भी काफी सारी कंट्री शामिल होंगी, तो उनकी वॉइस जो है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की वोट कराएगी, उससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, इक्विटेबल डिसीजन मेकिंग होगी। हम फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत जो है वो बना सकेंगे, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को और बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। पूरे दुनिया भर में जो डेट क्राइसिस चल रहा है, लोन का इशू जो चल रहा है, वो रिजॉल्व हो सके। फिर डिजिटल गवर्नेंस पर हम लोग को काम करना है, ये इंश्योर करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है वो एथिकल तरीके से ही हो। युवाओं को एंगेज करेंगे तो नए नए आइडियाज जो है वो निकल कर आएंगे, राइट। इंश्योर होगा कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो आज की डेट में अपने फ्यूचर के लिए जो है वो ले सकें, डिसीजन ले सकें। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो इंडिया ने हाईलाइट किया कि यूनाइटेड नेशन जो है, मतलब इंडिया, हमने क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड नेशन को कि भाई आपने कोविड-19 के समय पर भी चीजों को सही तरीके से संभाला नहीं है, ना ही आपने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पर एक उच्च कदम उठाए हैं। दूसरा, हमने बोला कि भाई आपके यहाँ P5 नेशन के पास जो है वो वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब अगर वो P5 नेशन चाहेंगे तो ही चीजें होंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगी। इसमें आपने अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को, एशिया जैसी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को शामिल नहीं किया है इसमें। तो आप कैसे फिर पूरे ग्लोब का जो है वो, यानी कि पूरे दुनिया का जो है वो आप गवर्नेंस कर रहे हो, शासन कर रहे हो, तो इसमें कमियां हैं। इनके चार्टर पर भी हमने सवाल उठाए। हमने बोला कि भाई आपको अपने चार्टर को रिव्यू करने की आवश्यकता है, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, उसको अपडेट करो आप। का साइबर सिक्योरिटी को, टेररिज्म को, राइट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को, ये पैंडेमिक को, इन सब एरियाज को जो है वो भाई शामिल करो, जो अपडेटेड है आपका पूरा मामला। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब जो टॉपिक हो रहा है आईबीसीए का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो इंडिया जो है इन्होंने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, और हमने साइन भी किया है और रेक्टिफाई भी किया है और लॉन्च किया है आईबीसीए को अप्रैल 2023 में। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बिग कैट्स को जो है वो और उनके हैबिटेट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। बिग कैट, पता है 7 बिग कैट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। 7 बिग कैट्स, 7 ही है जहां तक मुझे आइडिया है, इसमें अगर मेंशन हो तो। इसमें मेंशन नहीं है बिग कैट्स के बारे में, बट जहां तक मुझे आइडिया है कि 7 बिग कैट्स इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती है। एक बार प्लीज आप चेक कर लेना। हर ये लिखा तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 दी नहीं, 7 ही है, सॉरी। स्नो लेपर्ड, तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, प्यूमा और जैगवार, तो ये 7 प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। जो कि बिग कैट की प्रजातियां होती है। बिग कैट्स में ये 7 प्रजाति आती है, ये चीज आप ध्यान रखें। लिखा भी है, चलो ये देखो 7 बिग कैट स्पीसीज, तो ये याद रखना है आपको, ये पहले भी कई बार टॉपिक आ चुका है। तो आईवीसीए जो है वो एक बेसिकली कोलिशन हम लोग को, एक ग्रुप हम लोग को 96 कंट्रीज का देखने को मिल रहा है, जहां पर ये बिग कैट्स रहती हैं, ये बिग कैट कंट्रीज हैं, और फोकस हम लोग को 7 बिग कैट स्पीसीज पर देखने को मिलता है, और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने पर देखने को मिलता है। इंडिया, निकारागुआ, इस्वाटिनी, सोमालिया, ये करंट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये बेसिकली प्रपोजल आईबीसीए का 2019 में रखा गया था, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी थी ये।
2023। बिग कैट इन सब पर फोकस करता है, इन सब स्पीसीज पर फोकस करता है, और इनमें से 5 प्रजातियां जो है वो इंडिया में पाई जाती है, प्यूमा और जैगवार को छोड़कर। ठीक है, प्यूमा और जैगवार, जैगवार की तो गाड़ी मिल जाती है हमारे यहाँ, और प्यूमा की शर्ट मिल जाती है, जूते मिल जाते हैं, बट प्रजाति नहीं मिलती है। ठीक है, तो प्यूमा और जैगवार को छोड़कर ये 5 प्रजातियां हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इनकी स्मगलिंग ना हो, ट्रैफिकिंग ना हो, इनका इनका जो एरिया जो हम लोग जंगल काट काट के खत्म करते जा रहे हैं, इनका आवास, तो उसको प्रोटेक्ट करें हम लोग। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए। इसमें हमें काम करना है कि क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट इन पर ना पड़े। जैसे कि अभी कुछ समय पुरानी न्यूज थी कि आज की डेट में टाइगर जो है वो मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ अपना मूवमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, ऊपर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन में काफी तेजी से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर हम लोग को लोकल नीड्स के साथ जो है वो काम करने की आवश्यकता है। पॉलिसीज इस प्रकार की बनाई जाए जो लोकल नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जो है बात करें तो इसमें हम लोग को एक असेंबली देखने को मिलती है, और उसके मेंबर्स जो होते हैं वो डिसीजन बनाने का काम करते हैं, यानी कि पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो परमानेंट कमेटी, और सेक्रेटेरिएट होता है। इसका सेक्रेटेरिएट याद रखना इंडिया के अंदर है, राइट। और डायरेक्टर जनरल के बारे में हम लोग बात करें तो इसको इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अपॉइंट करती है इसके डायरेक्टर जनरल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनियन कैबिनेट ने सैंक्शन किया था 150 करोड़ रुपए इस ऑपरेशन के लिए 2023-2024 के लिए, और से लेकर 2027-28 तक के लिए। इसमें बिग कैट पर हम लोग जो है फोकस करते हैं, उनको बचाने पर फोकस करते हैं। उनको काफी सारी चीजों से खतरा है, क्लाइमेट चेंज से खतरा है, पोचिंग यानी कि जो करते हैं ना, जैसे शिकारी लोग जो आते हैं उनसे खतरा है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इनकी स्किन वगैरह बेची जाती है इंटरनेशनल मार्केट पे, उससे खतरा है। इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, आवाज जो है वो खत्म होता जा रहा है, उससे खतरा है इनको। इंडिया जो है यहाँ पर हम लोग को बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, एशियाटिक चीता, स्नो लेपर्ड, ये सब देखने को मिलता है। हम लोग क्या, प्रोजेक्ट लायन भी था एक, प्रोजेक्ट टाइगर भी है 1973 का, प्रोजेक्ट लेपर्ड भी है, प्रोजेक्ट चीता भी है। ये एनवायरमेंट के अंदर जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन चीता को जो है हमने कूनो नेशनल पार्क में जो है वो करवाया था, री इंट्रोड्यूस कराया था। बहुत डेथ हो रही है पता भी इनकी, इन चीता की। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चीता मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो नाम्बिया या तंजानिया से जो है वो लाया गया था। कंफर्म कर लेना इसको, नाम्बिया तंजानिया, इन 2 कंट्री में से किसी एक कंट्री से चीता को जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, नामीबिया या तंजानिया। नेक्स्ट, अभी हम लोग को एक किले के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जिस किले का नाम है गिंजी, गिंजी किला। तो क्वेश्चन आ सकता है गिंजी किला कहाँ पर है, तो आपको तमिलनाडु ध्यान में रखना है, गिंजी किला। तो ये हम लोग को 3 इस प्रकार के किले, पहाड़ियां जो है वो देखने को मिलती है, राजागिरी, और फिर कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, और उसी के बीच में एक किला हम लोग को जो है वो, या उसी के ऊपर हम लोग को किला देखने को मिलता है। ये किला जो है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें एक ऑडियंस हॉल भी है, और एक डोम रूफ के साथ। डोम रूफ पता है आपको? डोम, जैसे वो गोल आकार का हम लोग को डोम देखने को मिलता है, जैसे स्तूप होता है ना, स्तूप के आकार को डोम स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। तो वो ये किला जो है वो आरकोट का जो नवाब था उसके कंट्रोल में था 1714 से लेकर 1749 के पीरियड में। एनजीटी से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसमें बात की जा रही है नैनीताल टाउन के बारे में, जिससे रिलेटेड एक ऑर्डर था एनजीटी का। तो एनजीटी ने जो है वो क्लासिफाई किया नैनीताल को कि ये प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और डेवलपमेंट जोन के तौर पर, क्योंकि वहां पर भाई देखो ये काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, राइट। यहाँ पर बहुत सारे प्रजातियां, जानवर, प्लांट्स की प्रजाति देखने को मिलती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड जोन के तौर पर बनाया गया है एनजीटी के द्वारा। अब कंसेप्ट हम लोग को कैरिंग कैपेसिटी का ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट नैनीताल के अंदर जो है वो किया जाए, बट एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए। और नैनीताल लेक भी एक हम लोग को देखने को मिलता है जिसका इकोलॉजिकल फीचर है, और ये बनी है लेक टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण, राइट, टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण। नैनीताल कहाँ पर है, कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर? कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है? नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की 120 वर्ड्स में। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।